हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 की लेक्चर 8 पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 8 है। आपने इससे पहले लेक्चर 7 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लेक्चर 8 को देखने से पहले आप पिछले जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखिए, तभी आपको चीज़ें जो हैं वो आगे की चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि मैं मतलब अगली वीडियो में निरक्षीय स्थिति को बताऊंगा करके। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए व्यंजक भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणितीय व्यंजक निकालना। ठीक ना, और उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निरक्षीय स्थिति की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अक्षीय स्थिति में होता क्या था, वैद्युत द्विध्रुव की लाइन में ही वह बिंदु होता था जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की लंबार्धक स्थिति में बिंदु P होगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी एक बार परिभाषा को अच्छे से देख लेते हैं कि परिभाषा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है, निरक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है ना, जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष की लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक मतलब क्या होता है, ये लाइन है, इसके बीचों बीच हम एक लंब खींचते हैं तो इस लाइन को क्या करता है, ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंबार्धक बोलेंगे। ठीक ना, फिर से जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। और निरक्षीय स्थिति को हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। परिभाषा एकदम क्लियर है। निरअक्षीय स्थिति, नि मतलब क्या होता है, नहीं, है ना, तो जो अक्ष पर नहीं है, जो किस में है, अक्ष पर नहीं है, मतलब किस में होगा, निरक्षीय है, यानी कि लंबार्धक होगा। ठीक है, नि मतलब होता है नहीं, अक्षीय है तो वो अक्ष पे है, लेकिन निरक्षीय मतलब वो अक्ष पे नहीं है। ठीक है, यही से आप समझ सकते हो। ठीक, तो फिर से एक बार परिभाषा बोल लेते हैं कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष की लंबार्धक पर स्थित होता है तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। आई होप यू परिभाषा एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब हमें इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणितीय व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो जैसे हम अक्षीय स्थिति के लिए निकाले थे सेम वैसे ही हम निरक्षीय स्थिति के लिए भी निकालेंगे, बस थोड़ा सा स्टेप्स अंतर है, उसको आपको समझना है कि किस टाइप से अलग है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए। चलिए ये आपके पास डायग्राम है जिसमें क्या चीज़ है, निरक्षीय स्थिति है। देखो यहाँ पर ये A से B, ये क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है, A पर प्लस क्यू आवेश है और B पर क्या चीज़ है, माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और A B के मध्य बिंदु क्या चीज़ है, O है। मध्य बिंदु से हम एक लंब खींचते हैं तो ये जो लंब है वो A B को क्या करते हैं, A B को अर्धक यानी कि आधे आधे में आधे मतलब दो बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये जो बिंदु P है, O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, उस पर हमें इस द्विध्रुव के कारण प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं और थोड़ा से इसकी दिशा को देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, प्लस क्यों आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, बिंदु P पर इस तरफ होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रॉपर्टीज किसकी, विद्युत क्षेत्र की गुण। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी था क्या कि धनावेश
धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होकर क्या होती है, अनंत तक जाते हैं, यानी कि बहिर्मुखी होते हैं। और ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अनंत से ऋणावेश की ओर यानी कि अंतर्मुखी होती है। ये हुआ फर्स्ट आपको समझने के लिए, ठीक है। दूसरा जो इसको समझने के लिए बेसिक एकदम सिंपल सा है वो आइडिया आप सुन लो कि क्या है, ठीक ना। हमने जैसे फर्स्ट जो डेरिवेशंस था क्या था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था, ठीक ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उस चीज़ को कि इसमें हम क्या यूज़ किए थे ताकि आप विद्युत क्षेत्र की दिशा निर्धारण करने में कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते थे, जैसे यहाँ पर मान लो क्या चीज़ है, यहाँ पर आपका क्या है, बिंदु आवेश है ना, प्लस क्यू है। तो हमें यहाँ इस बिंदु पर क्या करना है, बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो हम क्या मानकर चले थे, जो बिंदु P है वहाँ पर एक क्या चीज़ है, परीक्षण आवेश Q0 माने थे। और परीक्षण आवेश क्या होता है, एकांक धन आवेश होता है। क्या होता है ये, एकांक धन आवेश होता है, ठीक है ना, एकांक धन आवेश होता है, इस तरीके से होता है। तो धनावेश होता है। अब हम जानते हैं कि धनावेश और धनावेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और धनावेश ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करती है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए। यहाँ पर आपका धनावेश है और मान लो कि P पर क्या चीज़ है, आपका एकांक धनावेश Q0 है। तो भैया ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, इस तरफ। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस चार्जेस हैं और यहाँ पर क्या चीज़ है, आपका प्लस क्यू यानी कि एकांक धनावेश है। तो दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, इसलिए दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। आई बस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। दो आइडियाज़ हैं आपके पास। पहला जो आइडियाज़ है वो क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण से समझ सकते हो इसकी दिशा को। और दूसरा जो है क्या चीज़ है, अगर हम बिंदु P पर एकांक धनावेश को माने तो धनावेश धनावेश एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगी, और ऋणावेश और धनावेश जो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा, यानी क्या चीज़ करेगा, वो आकर्षित करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर हो गई है ना। और हम क्या जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है अति अल्प, और कितना होता है, 2a होता है, ठीक है। तो चलिए, जो आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हो, डायग्राम में देख रहे हो, बस उसी को हमें क्या करना है, थ्योरी में लिखना होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो लिखना है वो बहुत आसान रहता है। आप एक बार जो है वो अगर डायग्राम अच्छे से आपका क्लियर है, ठीक ना, डायग्राम अच्छे से क्लियर है, तो आप जो जो डायग्राम में बनाया हो ना उसी को आपको क्या लिखना है जी, आपने थ्योरी में लिखना है। ये नहीं कि बुक के अकॉर्डिंग, बुक में जो लिखा है वही हम उसकी लैंग्वेज को अपना कर लिखे, ये जरूरी नहीं है। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो उससे मिलती जुलती हो सकती हैं, आपकी जो भाषा है और बुक की जो भाषा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि एकदम जो बुक में लिखे हैं उसी को हम यहाँ पर छाप रहे हैं, ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक ना। जो हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं, है ना, जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना जिसके लिए, उसको हमें क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो आप लोग इस थ्योरी को देखना, ठीक ना। हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने ए बी को एक द्विध्रुव माना, वैद्युत द्विध्रुव माना। ये जो ए से बी है क्या चीज़ है, आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव माना, जो किससे मिलकर बने हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बने हैं, और जिसकी दूरी कितनी है, 2a है। बात इतनी तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं कि माना कि द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु क्या चीज़ है, आपका O है। क्यों, क्योंकि निरक्षीय स्थिति बतानी, यानी कि लंबार्धक पर स्थित होगा बिंदु P, ठीक है। तो हम मान लें क्या चीज़, मध्य बिंदु O है, और O से R दूरी पर लंबार्धक स्थिति में क्या चीज़ है, बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर डायरेक्शन है, और विद्युत क्षेत्र 2 के जो डायरेक्शन वो इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों की जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये वाली लाइन से हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये जो E1 के साथ जो परिणामी तीव्रता है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, और जो E2 है वो परिणामी तीव्रता E के साथ कितना एंगल बना रही है, मान लेते हैं थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो देखो, जब E1 जो है वो E के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये वाली है ना, तो ये भी क्या करेगा, थीटा एंगल बनाएगा। एक बार इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ ना, कि कैसे जो सभी एंगल को हम थीटा मान रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को थीटा मान लिया, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये दोनों कैसे थीटा हो गया। हमने इसको थीटा माना तो ये दोनों आपस में कैसे थीटा हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक। तो
दरअसल ये क्या चीज़ है आपका, एकांतर कोण और संगत कोण ऐसे होता है, दो समांतर लाइनें होती हैं और अगर कोई रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रही होती है तो समांतर संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण होता है क्या चीज़ आपका, ये वाला, कि अगर ये कोण है तो ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, ये होता है संगत कोण, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ होता है, अगर मान लो आपके पास प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, तो एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण क्या होता है, अगर आपकी ये वाली कोण अगर बराबर है, ये कोण बराबर है तो ये वाली भी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये होता है पास क्या चीज़, एकांतर कोण होता है। तो बस यहाँ पर एकांतर कोण और संगत कोण की वजह से ये दोनों थीटा जो है वो हुआ है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले E1 को देखते हैं। तो ये वाली लाइन को अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएं और ये वाली लाइन ऐसे है, ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक। अब दोनों को देखो, यहाँ पर ये जो है कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, इस लाइन से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है ना। और ये वाली एंगल के क्या हो जाएगा, इसके संगत कोण होगा, इस कारण से ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। बात आई समझ में, ठीक। अब दूसरी देखो क्या चीज़ है आपका, E2 के बारे में, ठीक है। तो E2 यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, और यहाँ पर ये जो होगा क्या होगा, एकांतर कोण के कारण क्या करेगा, थीटा कोण बनाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलिए अब जो मैं अभी थ्योरी बोला ना, कि इसको हमने ये माना, ऐसे किया, ए बी द्विध्रुव है ना, और आर दूरी पर बिंदु P है, ये सब आपको क्या है, आपका लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, बस जो किए हैं हमने उसी को लिखा है, ठीक। तो चलिए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो माना ए बी क्या चीज़ है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना, हमने पहले इसको बनाया, ठीक ना, जो किससे किससे मिलकर बना है, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब माना कि जो द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 2a है, तो हम जानते हैं, है ना, तो इसको हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है, कि माना द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, 2a है करके, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते इसको, ओके। देखो माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय या लंबार्धक, निरक्षीय को ही क्या बोलेंगे हम, लंबार्धक, तो निरक्षीय या लंबार्धक स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई अलग बोला क्या, मैं जो डायग्राम को डील किया सेम टू सेम उसी को मैंने क्या किया यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे हम अक्षीय स्थिति के लिए निकाल रहे थे ना, कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम टू सेम हमें यहाँ पर भी वही करना है, प्लस क्यू के कारण निकालना और माइनस क्यू के कारण निकालना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। अब जस्ट जो डायग्राम था उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, मतलब आगे पीछे आप वीडियो को कर सकते हैं देखने के लिए, ठीक है, या फिर आपके पास बुक होगा तो बुक को सामने रखिए और डायग्राम को देखिए, या फिर डायग्राम को जो मैं अभी बनाया हूँ उसको अपने कॉपी में, रफ कॉपी में जस्ट बना लीजिए, है ना, उसको थोड़ा सा देखिए, क्योंकि मुझे जो है बार बार ऊपर नीचे करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, टाइम भी लगते हैं, ठीक है। चलिए तो बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो प्लस क्यू आवेश है, इसलिए E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या रहेगा, AP स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आता है, क्योंकि हम जानते भी है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा ये क्या होती है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्या चीज़ है, आपका AP स्क्वायर है। एक बार चलिए डायग्राम में चल ही जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो AP स्क्वायर क्या बता रहा है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ये क्या चीज़ है, आपका AP स्क्वायर है, जिसको हम वहाँ पर लिखे, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/4πε0 इज इक्वल इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर हो गया, ठीक। अब दूसरी बात करेंगे क्या चीज़, E2, तो माइनस क्यू आवेश के कारण करेंगे, तो E2 इज इक्वल क्या होगा, 1/4πε0, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 इंटू, ये माइनस क्यू है इसलिए माइनस क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर की जगह हम लिखेंगे क्या चीज़ को, ये वाली BP, यानी कि BP का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखते हैं उसमें,
और एक बात और ना, ठीक है, हम E1 और E2 तो निकाल लिए, उसके बाद हमें ये देखना है थोड़ा सा ना, इसमें क्या चीज़ है आपका, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। समद्विबाहु त्रिभुज है तो AP इक्वल टू क्या चीज़ है आपका, BP है। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसकी जो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 E2 वो भी परिमाण में बराबर होंगी। परिमाण में बराबर होंगी इसका मतलब क्या चीज़ है, आप माइनस को हटा सकती हैं, ठीक ना। अब आगे थोड़ा सा समझ में आएगा, बस इतना समझ लो कभी कि जो AP और BP दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अब हम आगे देखते हैं उसको कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो E1 समझ में आ गया आपको, सेम इसी टाइप का हमें क्या निकालना है। और देखो E1 क्या चीज़ आपका, AP दिशा, दिशा बिल्कुल आपको समझ में आ गया, AP की दिशा में है, ठीक ना। E1 क्या चीज़ है, AP की दिशा में है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई थी, मैं जस्ट पहले आपको बताया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अब बिंदु P पर भी हमें क्या करना है, इसी माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सेम यहाँ पर क्या करेंगे, E2 = 1/4πε0 और Q की जगह लिखेंगे माइनस क्यू, AP² की जगह लिखेंगे BP², है ना। और इसकी दिशा क्या होगी, जस्ट अपोजिट, है ना। आपका ऐसे था आपका B और P, लेकिन दिशा कैसी थी इधर, तो हम B पे लिखेंगे, P B की दिशा में लिखेंगे। आई बात समझ में, ठीक। तो ये हो गया आपका माइनस Q/BP² करके ये वाला, ठीक है। चलिए, अब समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 मिल गया, ठीक। अब हम चित्र से जानते हैं कैसे, ऐसे बना हुआ है चित्र, ठीक है, ऐसे। तो दोनों एंगल, ये वाली और ये वाली जो भुजाएं हैं, एंगल बोलते हैं सॉरी, है ना, ये जो भुजाएं वो कैसे हैं, इक्वल हैं, यानी कि AP = क्या होगा, BP होगा। तो जब AP और BP बराबर होंगे ना, तो E1 और E2 भी परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे। परिणाम में बराबर होंगे, इसका मतलब क्या चीज़ है कि आप अगर माइनस चिन्ह को हटा देते हो, जो समीकरण 2 में क्या था, माइनस चिन्ह आ रहा है ना, तो माइनस चिन्ह को हटा दोगे तो दोनों जो है परिमाण में बराबर हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि AP और BP बराबर है ना। तो समीकरण 1 में जहाँ पर AP है ना, और समीकरण 2 में जहाँ पर BP² है, तो दोनों में से किसी एक को, क्योंकि AP बराबर क्या चीज़ है आपका, BP है, तो हम समीकरण 2 में अगर BP² की जगह क्या लिख दें, AP² लिख दें और इस माइनस को हटा दें, तो ये जो E1 के वैल्यू यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि E1 और E2 जो है वो परिणाम में क्या होंगे, बराबर होंगे, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया, है ना। अब थोड़ी सी आपको, जैसे कि अक्षीय स्थिति में आप क्या किए थे, अक्षीय स्थिति में हमने E1 और E2 निकाला था, उसके बाद परिणामी तीव्रता में हमने E1 और E2 को जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि AP और BP बराबर होने से ये E1 और E2 दोनों कैसे हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, याद रखना। इसको मैंने नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ पर अगर आप फेयर कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना, ठीक ना, ऐसा जस्ट आपको समझाने के लिए आप इस यहाँ पर लिखा है, आप कहीं पर भी इसको लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देखो ध्यान दें, यदि जो है वो समान परिमाण के बल, ठीक है, दो समान परिमाण के बल किसी बिंदु पर थीटा कोण बनाते हैं, तो उनका जो परिणामी है R = 2a cos थीटा, क्या होता है, 2a cos θ/2, ये होता है, ये होता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा स्क्रॉल हो गया क्या, 1 मिनट, हाँ, स्क्रॉल हो गया था, ये यहाँ पर से ना हम लोग, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी ना। तो यहाँ पर भी ये देखो क्या, समान परिमाण के हमने देखा E1 और E2 कैसे हो गए थे, समान परिमाण के हो गए, ठीक है। और दोनों जो है क्या चीज़ है आपका, सेम एंगल बना रही थी, जो दिशा हम निकाल रहे थे ना, दोनों कैसे बना रहा था, सेम एंगल बना था। एक बार डायग्राम में फिर आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दोनों जो है वो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा, दोनों जो है सेम एंगल बना रही है। तो यहाँ पर दोनों के जो परिणामी हो गया यानी कि E होगा, वो क्या हो जाएगा, जैसे फॉर्मूला था 2a cos θ/2, ये था, एक बार ना इरेज करते इसको, ये था आपके पास क्या चीज़, 2a cos θ/2, ये था, ठीक ना। तो यहाँ पर a की जगह आप क्या लिखोगे, E1 को लिख लो या E2 को लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज़, 2E1 और cos, क्योंकि यहाँ पर दो हैं, क्या चीज़ है आपका, एक a वाले डायरेक्शन जा रहे हैं और एक a वाली, दोनों जो है वो थीटा और थीटा मिलकर क्या हुआ, 2θ। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे 2θ/2, और 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जस्ट यही आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक ना। देखते हैं, आई होप यू, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जस्ट थोड़े से ध्यान दीजिए लेकिन, ठीक ना। अगर आप
अगर आप क्या करो, वीडियो देख रहे हो ठीक ना, और बीच में अगर आपके पास क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन है ठीक ना, कि इधर कोई आ गया या फिर और कोई आ गया आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आ सकती। लेकिन आप इसको पूरे 100% ध्यान देकर समझोगे, है ना, मैं जो क्या बोल रहा हूँ उसको आप जस्ट सुनोगे और इधर जो मेरे जो पेंसिल चल रहे हैं उसको आप देखोगे, तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, अगर आप इधर उधर दिमाग नहीं लगा रहे हो तो, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम कहाँ थे, ये निकाले थे E1 E2 निकाले थे हम, परिणामी में आ रहे ठीक ना। तो यहाँ पर देखो वही छुआ है ना, आपके पास दो था E1 और E2, दोनों जो है वो थीटा और थीटा एंगल बनाए थे, दोनों प्लस होकर कितना हो गया 2 थीटा हो गया, इसलिए हम थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 2 थीटा बाई 2 लिख लेंगे। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा अब इज इक्वल टू 2E1 कॉस थीटा। ये हुआ क्या चीज आपका परिणामी तीव्रता। आई बस समझ में। अब E1 की वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो E1 की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, समीकरण 1 से 1/4πε0 Q अपॉन ए पी स्क्वायर। बस यही है आपके पास, ये वाली टर्म में वही लिखा गया है। E1 की वैल्यूज को हम क्या कर दिए, यहाँ पर रख दिए। ओके चलिए अब इसमें हमें मेन अब क्या करना है, बस यहाँ तक आप आ गए ना। हाँ यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अब आपको सोचने की कुछ जरूरत नहीं है ठीक ना। अब हमें जो यहाँ पर निकालना क्या क्या चीज़ें, ए पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है और कॉस थीटा के वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फिर इसी समीकरण में रख देना है। जो आएगा आपका आंसर वही क्या हो जाएगा, निरक्षित स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो उद्देश्य होगा क्या होगा, एपी को फाइंड आउट करना, एपी निकालना और कॉस थीटा निकालना। ठीक है, अब हम उस डायग्राम में फिर वापस चलते हैं। डायग्राम से ही सब चीज़ें क्लियर होगी ठीक ना। आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा ठीक ना। हमें एपी निकालना और क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। अब देखना इसको, एपी निकालना, हमको क्या निकालना है, एपी, यानी कि ये निकालने हमको एपी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये यहाँ से आपको क्या दिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे होगा। ठीक है, तो हम ये लंब पता है आर है ठीक ना, ये आधार पता है ए है। क्यों, क्योंकि ओ से ए तक क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि ए से बी तक की दूरी कितनी है 2a, तो ओ से ए तक की दूरी कितनी होगी ए, और ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी ए होगा। ठीक ना, तो हमें क्या क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आई होप यू आपको समझ में आ रहा होगा ठीक ना। तो हम यहाँ से ए को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ए पी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर, एक बार इरेज कर लेते हैं इसको, फिर -2 आप लोग समझ जाओगे इसको, इसके आंसर इसको इरेज कर लेते पहले है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए पी स्क्वायर ना, यहाँ से हो जाएगा ये ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम बता रहा हूँ ना, कर्ण स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स क्या होगा, लंब का स्क्वायर। तो लंब क्या चीज़ है आपका, ये वाली ठीक ना, यानी कि ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओ पी स्क्वायर प्लस यहाँ से आधार के स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, दैट मीन्स ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ पी क्या चीज़ है, आर है, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ ए क्या चीज़ है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ए पी स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम ए पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ए पी करें तो ए पी इज इक्वल हो जाएगा रूट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसी को हमें क्या करना है, वहाँ पर भी देखना है। ठीक, तो डायग्राम से क्लियर हो गया कि हमें क्या निकालना है, ए पी कैसे निकालना। ठीक है, हाँ अब ए पी यानी क्या चाहिए हमें, वो क्या था, कर्ण था। क्या था, ए पी क्या था आपका, कर्ण था। ठीक है ना। अब बात आती है किसकी, कॉस थीटा की। हमने ए पी तो निकाल लिया, अभी समझ लिया, आगे जो हम करेंगे ठीक ना, उसको किया हूँ, उसको थोड़े से देख लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालना है। अब हम कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण। तो जस्ट अभी हमने कर्ण निकाला, ए पी निकाला, ठीक ना, ए पी स्क्वायर की वैल्यू निकाला आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए पी का मतलब क्या होगा, ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। बिल्कुल, तो हमें ए पी मिल यानी कि कर्ण मिल गया, और आधार तो हमें पता है ए है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ए अपॉन मतलब ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई बात समझ में। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से डायग्राम से आपको क्लियर हो गया ना कि कॉस थीटा और ए पी कैसे हमने निकाला। ठीक ना, चलिए अब हम जो बनाए हैं उसको देखते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा उसको, चलिए कहाँ पर थे हम, यहाँ पास। ठीक ना, तो समीकरण 3 के आगे जस्ट हम देखते हैं क्या क्या चीज़ है इसको। अब जो त्रिभुज है आपके पास पी ओ ए, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, डायग्राम में पी ओ ए जो मैं बता रहा था आपको पाइथागोरस थ्योरम करके। ठीक ना, ये वाली जो डायग्राम था ऐसे, ये ऐसे। ठीक ना, ओ सॉरी ये तो समकोण त्रिभुज जैसे दिख नहीं रहे। ठीक ना, ऐसे कर लेते हैं।
अब ये दिखा थोड़ा बहुत, चलो हाँ ये समकोण त्रिभुज जैसे दिख रहा है, ठीक है। ये ओ था, ये ए था और ये पी था, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पर, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या चीज़ है आपका आधार स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्या चीज़ है ए पी यानी कि ए पी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू लंब, लंब क्या चीज़ है आपका ओ पी यानी कि ओ पी स्क्वायर, और आधार क्या चीज़ है ओ ए यानी कि ओ स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ठीक है। अब ओ पी का वैल्यू हमें पता है कितना है आर है, तो आर स्क्वायर, और ओ ए के वैल्यू हमें पता है ए, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम ए स्क्वायर। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया, यानी कि ए पी स्क्वायर की वैल्यू हम क्या निकाल लिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम ए पी के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वो अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हमने ए पी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में मैं यहाँ पर टेन थीटा फाइंड आउट कर रहा था और हमें फाइंड आउट क्या करना था कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गलत किया, ठीक है। चलिए अब हम आगे जो बढ़ते हैं उसमें कॉस थीटा में निकालना, तो यहाँ पर मैंने फिर से लिखा, ठीक है। चलो साथ ही कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार भैया क्या है ओ ए है, यहाँ पर देख लो फिर से एक बार, और ऐसे था, है ना, ओ यहाँ पर ए और यहाँ पर पी, तो यहाँ पर ओ ए क्या चीज़ है आधार है, तो आधार की जगह हम लिख ले क्या चीज़ ओ ए, और कर्ण की जगह क्या लिखेंगे ए पी हो गया, ठीक है। अब ओ ए कितना था ए था, और ए पी के वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाला क्या चीज़ रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को क्या किए रख दिए, ये हो गया आपका क्या चीज़ कॉस थीटा का वैल्यू। अब हमने जो है क्या क्या निकाल लिया ए पी स्क्वायर के वैल्यू भी निकाल लिया और कॉस थीटा भी निकाल लिया। तो हमें क्या करना है, अब समीकरण जो 3 है ना आपके पास, ये वाली समीकरण 3 है ना, ये वाली जो समीकरण 3 में जिसमें रिक्वायर्ड था क्या चीज़ ए पी स्क्वायर और कॉस थीटा के वैल्यूज हमें इसमें रखना था, है ना। तो हमने वैल्यूज तो निकाल लिया, अब इसी में हमें क्या करना है रखना है वैल्यू, ठीक है। चलिए अब उपयुक्त मानों को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किसके वैल्यू है ए पी स्क्वायर की वैल्यू है, डॉट कॉस थीटा के वैल्यू है आपके पास ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप यू अब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए है ना, अब ऊपर में देखो क्या चीज़ है आपका, जैसे हमने अक्षीय स्थिति में भी द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होता है P इज इक्वल्स टू 2a q। तो यहाँ पर भी देखो 2 है a है q है, तो ऊपर जो कुल मिलाकर क्या बना 2a q, दैट मीन्स P, ठीक ना, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक ना। चलिए देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको हमने जमा दिया 2a और q को यहाँ पर एक साथ लिख दिए, ठीक है 2a q करके, ओके ठीक। अब नीचे देखो ये r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये क्या चीज़ है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो इसकी पावर कितनी है, एक मिनट ना, ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1 है, और इसकी पावर कितना अगर रूट को हटा देंगे तो 1/2 है। अब 1 + 1/2 को जोड़ो कितना होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो घातांक के नेम से क्या होगा, है ना, ये दोनों आपस घात जो है आपस में जुड़ जाएगा। अब दोनों को जोड़ने पर कितना मिला 3/2 मिला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नीचे लिखा गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी है 3/2 है। आई बात समझ में, ठीक है ठीक। तो इतना तो हो गया। अब जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आएगा P, क्यों, क्योंकि P इज इक्वल क्या होता है 2a q होता है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे अक्षीय स्थिति में क्या था ना, क्या कि जो a है वो वेरी वेरी लेस देन r, सेम टू सेम यहाँ पर भी मेथड करेंगे, यहाँ से a को हटा देंगे, फिर आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही क्या चीज़ आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब 2a q की जगह हम क्या जानते हैं भैया, 2a q की जगह क्या होता है P होता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया P और यहाँ पर रीजन दे दिया कि P इज इक्वल टू क्या होते हैं 2a q होते हैं, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर कितनी 3/2 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे क्या कि जो a है ये वेरी वेरी लेस देन r, क्यों a क्यों चीज़ है आपका वेरी वेरी लेस देन r क्यों है ना, क्यों, क्योंकि जो r है वो क्या चीज़ है आपका o से p तक की दूरी है, हाँ, और ए जो है क्या चीज़ है ओ से ए तक की दूरी है,
और ओ से बी तक की दूरी है, तो डेफिनेटली इस दूरी की तुलना मतलब इस दूरी की तुलना में ये जो दूरी है वो बहुत कम है, यानी कि जो ए है वो वेरी वेरी लेस देन क्या चीज़ होगा, आर होगा। तो ई की जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, ए को गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक, तो ये वाला आपका मिल गया, आपको समझ में आने वाली चीज़ें। ठीक, अब घातांक के नियम से ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, आपका आपस में कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, आर की पावर 3 बचेगा। दैट मीन्स ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। ये क्या चीज़ है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए एक बार और हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें स्टेप्स क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मैं बोल रहा हूँ, चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है, कि हमने क्या क्या किया था। ठीक है, ये क्या क्या किया था उसको मैं एक बार यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ कि क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम में जो जो बनाएंगे उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखना है, ठीक ना, लिख लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है क्या चीज़ है कि जो प्लस क्यू आवेश है ना, प्लस क्यू आवेश, उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालना है। ठीक, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालना है, क्योंकि हमने देखा क्या, जिस यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, दैट मीन्स ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसे होगी, बराबर होगी। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो परिणामी तीव्रता है वो थोड़ा सा अलग हुआ। क्या चीज़ हुआ, वो 2E1 cos 2θ/2 ये हुआ। ठीक है, बस यही आपको डिफरेंट, ठीक ना। तो हमने वहाँ से क्या निकाल लिया, परिणामी तीव्रता निकाल लिया। फिर परिणामी तीव्रता में हमें ये रिक्वायर्ड मिला कि हमें AP² फाइंड आउट करना है और cos थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने AP² और cos थीटा को कैसे फाइंड आउट किया, उस डायग्राम से जो एक त्रिभुज मिला, समकोण त्रिभुज, वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाए और cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण करके हमने cos थीटा और AP² की वैल्यू निकाल ली। फिर जो वैल्यूज निकाले उसकी जो समीकरण 3 था, है ना, उसमें हमने क्या किया, रख दिया। रखने से जो जो चीज़ें कटी उसको घटाया। फिर लास्ट में हमने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P इज इक्वल टू 2AQ सब यहाँ पर हमने रखा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में A इज़ वेरी वेरी लेस देन R करके हमने A को क्या किया, हटा दिया। जो भी आंसर आया वही क्या चीज़ है, आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। आई होप यू आप लोगों को स्टेप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमें क्या क्या यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए, तो यही क्या चीज़ है, आपका ये जो समीकरण है आपका क्या चीज़ है, ओह सॉरी, यही जो समीकरण है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, लास्ट में आपको ऐसे लिखना होता है क्योंकि चीज़ें जो है वो सामने वाले को अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप क्या निकाल रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। ओके।